है ना, मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं, राइट। तो जैसे कि मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरे से पूछे ना कि कल मेरा एग्जाम है या परसों एग्जाम है और मैं एक चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज करके जाना चाहता हूँ अच्छे से, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए कौन सा चैप्टर मैं रिवाइज करूँ। तो आई सिंपली व्हाट आई डू, मैं उसको बोलता हूँ मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पढ़ लो, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में ना इससे बहुत कुछ आता है। मतलब एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर जो इंपॉर्टेंट 12th की फिजिक्स में है वो है बेसिकली आपका मॉडर्न फिजिक्स, है ना। और 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का। और जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स ही है ना, जो कि यूजली बच्चे थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री जैसा ही है ना। लेकिन फिजिक्स का जो है एनालिसिस वो डिफरेंट होता है, भले ही सेम लॉ हो, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको हम फिजिक्स के साथ पढ़ते हैं, कुछ मैग्नेटिज्म वगैरह के कंसेप्ट भी इसमें हम यूज करते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में नॉर्मली आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्यूअल नेचर पे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। वैसे मैटर का भी होता है, लेकिन अभी हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे, है ना, कि कोई रेडिएशन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिकली आपका ड्यूअल होता है ना। एक्चुअली में क्या हो गया कि हिस्टोरिकली अगर हम जाएं तो न्यूटन ने कॉस्पेस्कुलर थ्योरी दी थी, तो उससे उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जैसे इलास्टिक कोई बॉल रिबॉन्ड होकर आती है, वैसे लाइट भी रिबॉन्ड होकर मिरर से आ रही है ना। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। लेकिन लेटर ऑन आपको पता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, कि हाइगन्स ने बताया कि भाई नहीं, ये लाइट का नेचर वेव होता है, और उसको नॉर्मली यंग्स डबल स्लिट या अदर एक्सपेरिमेंट वेरीफाई भी करते हैं एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि इंटरफेरेंस तभी होगा जब वो वेव नेचर है इसका। और दूसरा, है ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी बोला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स एक ही चीज है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तो 4 इक्वेशंस खाली होते हैं, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, है ना। और उस 4 इक्वेशन से ही लाइट भी एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल, सब लोग मतलब मान चुके थे कि भाई जो लाइट है इसका जो नेचर होता है वो वेव नेचर ही होता है ना। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ड्यूअल नेचर हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरी फिनोमेना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की अब जब हम बात करेंगे तो रेडिएशन का ड्यूअल जो नेचर होगा वेव एंड पार्टिकल, वी टॉक अबाउट द वेव एंड पार्टिकल, है ना। तो किस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाया, एनी आइडिया? भाई बाकी तो सबने सब आपने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब वेव नेचर से एड्रेस हो जाएगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सब वेव नेचर से आ रहा है। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसको ये वेरीफाई नहीं कर पाया, तो फिर से हम ड्यूअल नेचर पे आ गए। कुछ आइडिया है क्या आपको? कुछ चीज होगी ना ऐसे, तब तो फिर तो उससे हम ड्यूअल नेचर पे तभी तो आ गए, है ना। तो बहुत सारी चीजें, कुछ 11th में जो सेंट स्टीफेंस लॉ था, वो जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन होता था, उसको भी वेव नेचर ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो भी इसे क्वांटाइज मैनर की हम बात करेंगे इसमें। ऐसे ही जो सबसे मेन चीज आपको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ना है, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो स्टार्ट विद, बिल्कुल सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सही बताया सिद्धार्थ ने, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो एड्रेस नहीं कर पाया। तो निम्नली आपको यहाँ पे पढ़ना है बेसिकली आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और भी चीजें हैं, एटॉमिक फिजिक्स है, लेकिन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेव इफेक्ट, है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है आपने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है कि ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंटली कि ऐसा होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि व्हेन ए लाइट या व्हेन ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, सुपर इम्पोज्ड या इंसिडेंट लिखो, अब सुपर इम्पोज मत लिखो, इंसिडेंट, है ना, ऑन ए मेटल सरफेस, टेंट ऑन मेटल सरफेस, है ना। देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट,
known as photoelectrons, right? And a whole phenomena is called photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसकी आपकी डेफिनेशन होगी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में वेव एंड पार्टिकल होता है। तो जब भी कोई रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, जब ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई कि मतलब ये थ्रेशोल्ड का मतलब समझ में नहीं आया कि भाई फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। कि आपने जस्ट ये बोला है कि कोई भी अगर आप मेटल प्लेट ले लो किसी भी शेप की, वट एवर द शेप, अगर ये कोई मेटल प्लेट इस तरह से है तो इसके ऊपर जब रेडिएशन इंसिडेंट होगा, इस तरह से अगर आपका कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है जिसकी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होगा, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, है ना, इंस्टेंटली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई टाइम लैग नहीं होता इसमें, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली बेसिकली इससे बाहर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन वही चीज है, सेम प्लेट पे अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें इसकी, है ना, कि सेम प्लेट पे जो अगर हम फ्रीक्वेंसी इस तरह से कम कर दें, जो अगर कोई भी रेडिएशन आता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते नहीं है, है ना, कि यहाँ से रेडिएशन आपका आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ की वैल्यू लेस देन एफ नॉट है तो नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए थी। अब ये समझ में लोगों को नहीं आया कि भाई फ्रीक्वेंसी से इसका क्या रिलेशन है। भाई सिंपल सा थ्योरी है कि अगर लाइट को हम वेव माने तो जब ये वेव इससे स्ट्राइक करेगी तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी। भाई वेव में एनर्जी तो होता है, तो अपनी एनर्जी वेव स्ट्राइक करके पूरी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी, तो इलेक्ट्रॉन लेके उसको वापस बाहर निकल जाएगा, है ना। तो मतलब ये अगर मान लो इसका रीजन, मान लो हम बोलते हैं कि चलो फ्रीक्वेंसी कम है तो नॉर्मली एनर्जी भी कम होगी, लेकिन कुछ देर बाद निकल जाना चाहिए कि भाई धीरे धीरे अगर ये जा रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता रहेगा कंटिन्यूसली, है ना, और अभी नहीं इजेक्ट हो रहा है तो टाइम लैग के साथ इजेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम कितना भी ब्राइटनेस बढ़ा लें, है ना, कि भाई ब्राइटनेस से उसको मतलब है नहीं, कितना भी इंटेंसिटी लाइट का हम बढ़ा लें, अगर ये कंडीशन है तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और इससे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा बहुत डिम लाइट है तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्ट्री आ गई जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट से एड्रेस नहीं होता है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि वेव नेचर सजेस्ट करता है कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। दिस इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई बाई जो इफेक्ट है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बाई वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, बिकॉज इट सजेस्ट, है ना, कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर हम बोलेंगे कि वेव है तो वेव तो कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है, तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो कुछ देर में गेन करके फिर निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलता नहीं है क्योंकि फिर हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज आ गई कि भाई कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो, है ना। तो यहीं से यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्यूअल नेचर में आ गए कि भाई वेव नेचर से अगर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली हम इसमें अब आपका फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे, राइट। तो पहले आप इसको लिख लो। हाँ, क्या गया वैसे आपका, राइट। अब एक चीज आ गया कि बहुत सारे लोगों ने इसकी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और इसको समझने की कोशिश की। तो प्लैंक ने एक आइडिया सजेस्ट किया, भाई बाकी तो वेव मान चुके थे हम सारे लोग, तो प्लैंक ने एक आइडिया सेलेक्ट किया कि भाई अगर ये वेव नेचर से एड्रेस नहीं हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो थ्योरी थी वो तो बहुत पहले ही नॉर्मली कॉर्पस्कुलर तो इग्नोर हो गई थी,
यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्चुअली एक्चुअली में पार्टिकल नहीं है, बल्कि फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं इसे। तो सिंपल सा हम ये बोलेंगे कि जो वे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कैन बी एक्सप्लेन बाय इफेक्ट can be explained by quantum theory of light. Quantum theory of light है ना, गिवन बाय प्लैंक है ना। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है इसका ऑरिजिन प्लैंक से हुआ था। बाद में इसी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को इक्वेशन फॉर्म में आइंस्टाइन ले दिया है ना, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन का। मेनली में वही चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सप्लेन होगी वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होगी, गिवन बाय द प्लैंक है ना। तो वही बात है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना होगा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट होती क्या है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर है ना, कि सिंपल सर व्हेन रेडिएशन interact with matter then transfer of energy is not continuous, but राइटिंग क्यों नहीं बन रही, लगता है पेन खराब हो गया, बट in quantized manner है ना, in the form of photon of energy है ना, HF हम जानते ही हैं, एंड मोमेंटम E/c, मोमेंटम E/c लिख लो या h/λ लिख लो, ये आपका सही है हाँ। तो बेसिकली मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी की, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो है, दिस इज नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कि व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन क्वांटाइज मैनर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होते हैं ऑफ एनर्जी HF एंड बेसिकली आपका मोमेंटम h/λ है ना। तो अब इससे बात है कि अब इससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे है ना, इससे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे इसे कि जैसे अगर आपका कोई ये मेटल प्लेट है ना, और इस मेटल प्लेट में रेडिएशन आपका इंसिडेंट हो रहा है ऐसे है ना, तो अब सही है कि भाई अब इसमें रेडिएशन में बहुत सारे आइडेंटिकल फोटोन होंगे। तो भाई कोई भी लाइट है ना, तो हम बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, आइडेंटिकल फोटॉन्स, आइडेंटिकल फोटोन है ना, ऑफ एनर्जी HF, एनर्जी HF है ना। तो HF एनर्जी सबका आइडेंटिकल है, तो अब इस बात अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं ना, है ना, कि एक फोटोन की एनर्जी तो वही रहेगी जब तक आप फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करो है ना। तो वही बात है कि अगर ये फ्रिक्वेंसी मैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा ले लूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे, क्योंकि क्या होगा ना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, सिंगल सिंगल इंटरेक्शन है ना, कि फोटोन है ना ट्रांसफर इट्स एनर्जी है ना टू एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कि भाई रेडिएशन में जो भी फोटोन है उसकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी और इलेक्ट्रॉन उसको लेके इजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। वही बात है कि अगर मान लो फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तब तो फोटोन की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंसी कम होगी तो जितने मर्जी आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, कितना भी टाइम ले लो, बट ट्रांसफर तो HF का ही होगा ना, है ना। तो आइडेंटिकल फोटोन ऑफ एनर्जी जब भी जैसे आएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसको एक्सप्लेन कर दिया कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है इसमें, है ना, कि भाई ऐसे इंटेंसिटी से इसके निकलने का कोई मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ इसका निकलने का मतलब फ्रिक्वेंसी से, एक फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होगा तो इजेक्ट होंगे, एक फ्रिक्वेंसी से कम होगा तो इजेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसी को आइंस्टाइन ने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ।
ये आपका गैस से। तो यहाँ पे आ गया। अब इसी चीज को एक ही इक्वेशन इसमें है ही, दैट इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना, कि इसी जो भी चीज थी इसको फॉर्मूला के फॉर्म में आइंस्टाइन ने लिख लिया ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना। यहाँ पे बेसिकली आपका आ गया आइंस्टाइन इक्वेशन। नहीं नहीं होता ना बेटा, बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, एक फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बस खत्म हो गया, उसने गेन की, निकल नहीं पाया, है ना, वो कोलिजन से वो एनर्जी लूज कर गया वो। आप समझ मेरी बात, कि मल्टीपल मेटल के अंदर जब कोलिजन होंगे तो उसने गेन तो की एनर्जी, है ना, लेकिन उस एनर्जी से, उस एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, कि बाकी मॉलिक्यूल उसके जो एटम होंगे उससे या लैटिस से कोलाइड करके वो निकल नहीं पाया बाहर, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है ना। तो जितने टाइम भी लगाते रहो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कि भाई टाइम लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अब अगर कंटिन्यूसली जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, निकल नहीं पाएगा, फिर से एनर्जी लूज कर गया वो, फिर से निकल नहीं पाएगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ से आइंस्टाइन ने इसी चीज को फॉर्मलाइज कर दिया, उसने ये बोला कि आ, यहाँ पे अगर हम देखें जस्ट आपका, कि इस तरह से आपका कोई मेटल प्लेट है ना, और इस मेटल प्लेट में कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ना, एफ की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा है। अब इस मेटल प्लेट का एक वर्क फंक्शन टर्म होता है, एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट, है ना, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, कि भाई कौन सा मेटल आप ले रहे हो, हर मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, क्या चीज है। तो वर्क फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, कि भाई सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो बाहर नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इसको यूज करेगा बाहर निकलने में, तो वर्क फंक्शन वही एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एक आपका टर्म आ गया, दैट इज नोन एज ए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, है ना, कि भाई ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन वही बात है, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एच इंटू एफ हो जाएगी, सॉरी एच इंटू एफ नॉट हो जाएगी, क्योंकि एफ नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, उससे अगर आप एफ नॉट को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो ये मिनिमम एनर्जी है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, वो तो उसके डिपेंड करता है कहाँ पे है वो, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी होगी उसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी भी लग सकती है, तो मिनिमम एनर्जी है ना, बट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर मोर एनर्जी, है ना, देन वर्क फंक्शन टू इजेक्ट, है ना, कि किसी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वर्क फंक्शन में भी निकल सकते हैं, वर्क फंक्शन से कम होगा तो निकल नहीं पाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वर्क फंक्शन से भी निकल सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उससे ज्यादा एनर्जी भी लगती है। तो यहां से जब इजेक्शन होगा ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो इसकी क्या होगी, बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है जीरो भी हो, है ना, कि जस्ट आपकी इंसिडेंट आया और उस इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट इसने निकाल दिया, कोई एनर्जी बची नहीं उसमें। कुछ इलेक्ट्रॉन्स में अगर कुछ एनर्जी बच जाएगी निकलने के बाद तो उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की K2 होगी, मतलब वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, है ना। एक ने पूरी फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके जस्ट निकला तो उसके पास कुछ एनर्जी बची नहीं, उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब वही है कि जो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन लेके बाहर निकल गया वो मोस्ट एनर्जेटिक होगा, अगर उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी बाकी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स विच रिक्वायर वर्क फंक्शन टू इजेक्ट
eject are मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, कि जिस इलेक्ट्रॉन्स को जो आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा लगती है, इक्वल लगेगी, है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करता है, बल्कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसी की हम बात करते हैं, ये आपका मोस्ट एनर्जेटिक हो जाएगा, है ना, कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली आपका इजेक्ट हो गया, है ना। तो आइंस्टाइन इक्वेशंस में सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते हैं, बल्कि मोस्ट एनर्जेटिक की बात करते हैं, और जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी आ गई, अच्छा, इसका एक पार्ट कन्वर्ट हो गया वर्क फंक्शन में, और दूसरा जो बच गया पार्ट वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, के मैक्स, हाँ भाई, इसका इलेक्ट्रॉन फोटोन यहाँ पे है, उसका एक पार्ट तो इजेक्ट करने में यूज हो गया, वो वर्क फंक्शन है, उसके बाद अगर कोई एनर्जी बच रही है तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो आइंस्टाइन इक्वेशन में सिंपल काइनेटिक एनर्जी नहीं, बल्कि हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन आ गया, और भी इसके फॉर्म है, लेकिन मैं जस्ट अभी ऐसे लिख रहा हूँ कि एच एफ इक्वल टू 5 प्लस क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका के मैक्स, है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखो अब क्या था ना कि ये तो मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। पहले मैं क्या करता था, पहले जब पढ़ाता था आज से कुछ सालों पहले, तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताता था, जैसे कि डेवलपमेंट इसका हुआ होगा, भाई सब सीधे लॉ थोड़ी आ गया होगा, पहले तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा किसी ने, है ना, मेनली हर्ट्स ने भी किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट का ग्राफ बनाया होगा, और उस ग्राफ से ये सब चीजें इंटरप्रेट करके फॉर्मुलाइजेशन किया होगा। तो मैं एक्चुअली मैं उसको इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, ये चीज ऐसी क्यों है। तो ये थोड़ा सा आप जान लोगे ना, तो नंबर ऑफ क्वेरीज आपकी कम हो जाती है ना, क्योंकि वैसे तो पढ़ना चाहिए उस तरह से आपका कि सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट होगा, है ना, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे रिजल्ट का, और रिजल्ट के ग्राफ से ये सारी चीजें फॉर्मलाइज होंगी, जो भी लॉज या क्वांटम थ्योरी है उसी ग्राफ से आती है आपकी, राइट। मैं फर्स्ट पेज अभी शेयर कर रहा हूँ, इसको लिख लिया आपने, एक फर्स्ट पेज देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। यही मेरे ख्याल से नहीं, एक और पेज था, ओके, है ना, ये आपका गया इस तरह से, चलो, है ना। तो अब आगे की अब इस एक्सपेरिमेंट पे हम आ जाते हैं, है ना, कि भाई जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसे आपने किया है। नहीं, जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना बेटा। आप इसमें ध्यान दो कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर ये वर्क फंक्शन तो इस मेटल प्लेट की प्रॉपर्टी होती है, वो तो फिक्स है इस मेटल प्लेट के लिए, कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो इतने अमाउंट की एनर्जी इजेक्ट करने में यूज होगी, लेकिन ये एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लगे, तो फोटोन की एनर्जी तो सारी की फिक्स है। मैंने बोला एच ऑफ आया, वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी है उससे इजेक्ट हो गया, तो बाकी एनर्जी बची इसके पास ज्यादा रह गई ना। लेकिन मैं कुछ दूसरे लेता हूँ, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूँ अगर मैं, तो उसमें एच एफ तो सही, उसने सेम गेन किया, लेकिन उसको निकलने में 5 लग गया, एंड दस 5 इज ग्रेटर देन 5, कि भाई वर्क फंक्शन से ज्यादा उसको एनर्जी लगी निकलने में। तो एच एल एच एस साइड की एनर्जी तो सेम ही है, तो अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम नहीं होगी ना, बल्कि कुछ भी काइनेटिक एनर्जी के होगी वो के इज लेस देन के मैक्सिमम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी लेके इजेक्ट हो जाते हैं वो मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लगती है, ये बुक्स में दिया नहीं होता एक्चुअली, इसलिए आपको पता नहीं होती ये चीजें, जिस वो लिख देते हैं भाई मिनिमम एनर्जी है, अब उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते, तो बच्चे सोचने लगते हैं यही एनर्जी है बस, और कहाँ पे दूसरा आ गया। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसको वर्क फंक्शन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो के मैक्स से कम होती है, K2 K3 K1 कुछ हो सकता है ना। और अगर मान लो पूरे एच एफ लग गया, कि इसको निकालने में अगर पूरा का पूरा फोटोन की एनर्जी निकल गई तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के लिए बचा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो भी हो सकती है, कि जस्ट बाहर निकल गया वो विद जीरो काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो ये आपके आइंस्टाइन इक्वेशन है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कि हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, कि भाई इसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे हम लैब में। वैसे तो फिनोमेना हर जगह पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, लेकिन चूंकि लैब में एक सेटअप में इसको हम कर पाएंगे, तो क्या होता है कि जब भी हम इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब होती है ना, कि एक ऐसी ट्यूब है जो कि जिसके के अंदर वैक्यूम है, ताकि इसके बाकी चार्ज पार्टिकल जो होंगे एयर से ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट नहीं करें, है ना। तो ये आपका कोई वैक्यूम ट्यूब हो गई, है ना, इस तरह से आपकी इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यस सर, है ना। और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक तो विंडो होगी जिससे कि रेडिएशन इंसिडेंट होगा, है ना, कि यहाँ से रेडिएशन क्या होगा, इंसिडेंट होगा, एंड देयर विल बी द वन प्लेट, है ना, कि यहाँ पे आपका एक वन प्लेट होगा जिस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए आपका कलेक्टर, है ना। तो ये इस तरह से हो गया, और इसमें कुछ हम सेटअप लगा देते हैं कि भाई इसको किसी हम वेरिएबल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आपकी एक वेरिएबल बैटरी से इसको कनेक्ट कर दोगे, मतलब इस वेरिएबल बैटरी का हम चेंज कर सकते हैं, और एक एमीटर लगा लो कि जो करंट होगी उसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि अभी अगर हम देखें कि इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ना, इसके ऊपर रेडिएशन क्या हो गया, जैसे कि आपका इंसिडेंट हो गया, है ना, कि रेडिएशन आपका इंसिडेंट हो गया इसके ऊपर, तो और ये फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बात है एफ की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा है, तो जैसे रेडिएशन इंसिडेंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, है ना, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी की, जैसे आपने ऐसा बोला। और ऑब्वियसली बात है कि हम बैटरी को थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे सही नहीं बनाया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी थोड़ी सी, क्योंकि पहले हम निगेटिव लगाते हैं, है ना, कि यहाँ पे निगेटिव होगा फिर ऐसा होगा, और ये चेंज कर सकते हैं हम वेरिएबल बैटरी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर निगेटिव लगाया तो यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होगी इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस तरफ होगी, बेसिकली आपके निगेटिव के तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइटवर्ड फोर्स लग गया, तो ऑब्वियस बात है जब वो निकल रहा होगा तब भी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हो सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही पहुंच जाए वो वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट करता है कि मान लो कोई कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज मोस्ट एनर्जेटिक, तो वहां अपने आप पहुंच गए, लेकिन जो कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे हो सकता है वो इजेक्ट करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वहां तक पहुंच पाए, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि उसको ये सपोर्ट कर देगा, और अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, और जब कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना, तो इट विल रजिस्टर ए वैल्यू ऑफ करंट स्मॉल आई, और इसी स्मॉल आई को हम बोलते हैं फोटो करंट, फोटो करंट, है ना। ये जो स्मॉल आई होता है ये आपका फोटो करंट होता है, तो ये तो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है कि भाई क्या चीज आप एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करोगे मीटर की रीडिंग, और क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं, कि अगर प्लेट और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी है, वी कैन चेंज दिस, हम क्या चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द फ्रिक्वेंसी, वी कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑल्सो, आई क्या है बेसिकली इसकी इंटेंसिटी है, तो हम यही जानना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया जो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से होना चाहिए, आइंस्टाइन इक्वेशन भी आपने पढ़ लिया, अब इन सब चीजों को चेंज करने का फोटो करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो ग्राफिकली हम प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, है ना, कि भाई वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली आपकी ग्राफिकली प्लॉट करते हैं कि भाई इस क्वांटिटीज को अगर मैं चेंज करूं तो नॉर्मली क्या चीज चेंज हो जाएगी इसमें, है ना। तो पहला जो ग्राफ होता है, या पहले थोड़ा सा फोटो करंट निकाल लो कि भाई फोटो करंट होगा कितना, है ना, कि भाई एक फॉर्मूला तो आइंस्टाइन इक्वेशन है, दूसरा हम यहाँ पे निकालते हैं कि फोटो करंट की वैल्यू कितनी होगी, कि भाई इसकी जो एमीटर की रीडिंग आ रही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोटो करंट, जब आप फोटो करंट की रीडिंग लिखोगे तो कुछ स्टेप्स जानने होंगे आपको कि भाई इस मेटल प्लेट में कितने जो है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, पहले वो निकालेंगे, तो फोटो करंट निकालने के लिए पहला स्टेप हो जाएगा कि एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट पर सेकेंड,
है ना, कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी इसके ऊपर वो मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होगी, तो आ जाएगा इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो अगर मैं प्लेट के एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी इंसिडेंट आ जाएगी, ये आपका आई इंटू एरिया आ गया। इसी को हम पावर बोल सकते हैं कि इस केस में जो रेडिएशन का पावर है उसके लोकेशन पे उसकी वैल्यू आई की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आ गया पावर की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू द करंट इंटेंसिटी इनटू एरिया। ध्यान रखना कैपिटल आई इंटेंसिटी के लिए यूज कर रहा हूँ, स्मॉल आई फोटो करंट के लिए। तो इतना आ गया। इसमें ए जो होगा, दिस इज द प्लेट एरिया। प्लेट एरिया मतलब इस एरिया ने इस रेडिएशन को इंटरसेप्ट किया, तो इतना एनर्जी इंसिडेंट हो गया मेटल प्लेट पे पर सेकंड। अब इससे अगर एनर्जी आ गई पर सेकंड तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, पर सेकंड कि पर सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट होंगे। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एक फोटॉन की एनर्जी तो एचएफ है, तो अगर इतनी एनर्जी पर सेकंड है तो एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड आ जाएगा। मतलब यहां से आ गया ये चीज आपका आई ए बाई एच एफ, मतलब इतने फोटॉन पर सेकंड इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन वो यही चीज होती है कि ऐसा नहीं कि सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाते, बड़ा रेयर फिनोमेना है ये, है ना। मतलब हो सकता है कि थाउजेंड्स फोटोन इंसिडेंट हो और वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए, बाकी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन हो सकता है कोलाइड वोलाइड करके अंदर ही रह जाए, तो कई इंजेक्ट नहीं भी हो पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे अगर मैं ये नहीं लिख सकता कि जितने इंसिडेंट हो रहे हैं उतनी फोटोन, जितने इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, बहुत कम एफिशिएंसी होती है इसकी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड, इजेक्टेड पर सेकंड, है ना, कि पर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्टेड होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको ये चीज दी होती है कि भाई आई ए बाई एच एफ तो आपने लिख लिया ऐसे, इनटू मैं लिख सकता हूँ एन वन बाई एन टू, है ना, कि भाई ये क्या हो गया इसके लिए आपका एन वन बाई एन टू, है ना। एन वन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन इंसिडेंट, और एन टू है आपका सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, और एन टू इज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, ये आपका गया राइट। तो अब से बात है कि यहाँ पे पर सेकंड जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एन टू इंसिडेंट हो और सिर्फ उससे आपका एन वन नंबर ऑफ इसको उल्टा कर लो, एक बार इस टर्म्स में लिखना पड़ता है आपको। तो ये आपका गया इसलिए आपका एन टू बाई एन वन, क्योंकि आपको तो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, है ना। तो सिंपल से यहाँ पे एन वन आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, फोटोन इंसिडेंट कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, और एन टू इज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, है ना। उसमें दिया होता है आपको कि भाई 1000 है और एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। जैसे 1000 आपके फोटोन इंसिडेंट हुए और इलेक्ट्रॉन सपोज आपका एक ही निकल गए, तो मतलब यहाँ पे N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, इसलिए आपकी 1000, तो 1/1000 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। व्हाट इज द कैपिटल ए, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ये जो प्लेट का एरिया है वो कैपिटल है, क्योंकि इंटेंसिटी तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड होता है ना, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पावर आएगी। उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, उसको N2 बाई N1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें N1 जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि इतने फोटोन आए सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब लास्ट एक्सप्रेशन आ गया, इफ यू विश टू राइट फोटो करंट, फोटो करंट, तो जो फोटो करंट आप लिखोगे आई, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसका। आपको ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपको तो करंट कूलम पर सेकंड में चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोटो करंट का एक्सप्रेशन आपका ये आ गया, दैट इज आई ए बाई एच एफ इंटू एन वन बाई एन टू इंटू एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फोटो करंट, है ना। किसमें जो फोटो करंट फ्लो हो रही है ये इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। तो फोटो करंट डज डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, एक फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो इसकी कितना एफिशिएंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, है ना। और ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होगा ही, है ना, इज द चार्ज ऑन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N2 बाई N1 है। अच्छा
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, N2/N1 सही होगा। इसी चीज में मैंने ई मल्टीप्लाई कर दिया तो N2/N1 आ जाएगा। और ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा 1.26 इंटू 10⁻19 है ना। तो ये फोटो करंट का एक्सप्रेशन आ गया। तो आपके पास दो ही हैं ही फॉर्मूले, एक तो फोटो करंट का है और दूसरा बेसिकली आपका आइंस्टाइन इक्वेशन है। इसी दूर से पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉल्व होता है ना। और केवीपीवाई में काफी आता है इसको, है ना, इसलिए इसको पढ़ लेना केवीपीवाई के पहले, है ना। एक साल हुआ था कि केवीपीवाई पहले बहुत जल्दी हो जाता था ना, तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो भर भर के मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। तो ये पढ़ना होता है अच्छे से केवीपीवाई के पहले। अभी तो थोड़ा डिले है तो क्या हो ही जाएगा आपका, पहले एकदम नवंबर में ही हो जाता था, है ना। तो आप आ गया इस बात से। N2/N, ये आप आ गया। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। इसमें आईए को पावर भी दिया होता है कई बार आपको, कई बार इंटेंसिटी नहीं देके आई और इंटू एरिया का प्रोडक्ट दिया होता है पावर, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। अब ये देखो दो चीजें आ गई आपकी। अब एक चीज और भी है जो कि सिंपल से, अगर मैं कोई मेटल स्फीयर सिंपल ये सब चीज नहीं बुलाऊं और सिंपल से मैं यहाँ पे मेटल का स्फीयर ले लूं, है ना। ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा अभी जान लेना सही होगा आपको, है ना। कि यहाँ पे मैं कोई आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ले लेता हूँ, है ना, कि दिस इज आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, है ना। कि कोई भी अगर आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, ये इस तरह से, है ना। अब इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है ना। तो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, और ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दिस इज ग्रेटर देन एफ नॉट, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने लगे वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के, है ना। क्योंकि एफ अगर एफ नॉट से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पक्का इजेक्ट होंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इजेक्ट होते रहेंगे या कभी इजेक्शन स्टॉप हो जाएगा? अगर बैटरी वैटरी नहीं लगी हुई है, कोई आइसोलेटेड मैटर स्फीयर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इजेक्ट होते रहेंगे या कभी ये बंद हो जाएगा? और बंद हो जाएगा तो कब, क्यों बंद होगा? मैं रेडिएशन इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए थोड़ी इजेक्ट होते रहता है, कुछ देर बाद बंद भी हो जाता है। तो कोई बता सकता है कि क्यों बंद हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, सिंपल सा हम इसमें लिखेंगे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। वो बहुत सारे मेटल्स में वो टाइम भी निकालने आता है कि कितने टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो कुछ मेरे पास एक्सप्लेनेशन आया, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कैसे खत्म होंगे बेटा? मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते ही हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म होने का मतलब मेटल ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेटल बच ही नहीं रहेगा, है ना। कि भाई मेटल जब तक बचा रहेगा तभी तक तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स खत्म होने के बाद फिर कोई चीज एग्जिस्ट हो ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते हैं। देखो क्या होगा जैसे यहाँ, नंबर ऑफ हाँ बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करेंगे। नहीं वो ज्यादा वो, हाँ वो काफी हद तक आप सही बोल रहे हो। इसको सिंपल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज कर लेते हैं ना, नहीं एनर्जी भी डिक्रीज नहीं होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले ये न्यूट्रल स्फीयर था, कि सपोज मैं आइसोलेटेड मेटल स्फीयर आपका न्यूट्रल ले लूं, कोई चार्ज वगैरह इसमें नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यस। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका इसके ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं होने देगा। कि स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। एक स्टेज आएगी कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं हो पाए। एक स्टेज ऐसी आएगी जी कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं हो पाए,
है ना, इतना इसका पोटेंशियल हो गया कि इसने इजेक्ट होने नहीं दिया। तो उसी पोटेंशियल को वी कॉल एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा, वी कॉल एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका आ जाएगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे व्हेन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर becomes equal to stopping potential, है ना, then ejection of electron stops, ejection of electron stops, है ना। मतलब जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अटेन कर लेगा ना, तो मतलब उसमें हुआ क्या कि जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, कि भाई जो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी जो एनर्जी होगी, है ना, मैं फिलहाल अब इसको मत करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लिख लो, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बेसिकली आपका वी नॉट, है ना। मतलब ये हो जाएगा कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा के मैक्स, उसकी एनर्जी ई वी नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। कि जो मोस्ट एनर्जी, भाई क्या होगा कि जैसे इसमें तो वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के निकलेंगे, तो जैसे जैसे निकलना शुरू हुआ, जैसे पॉजिटिव आ गया, तो कम काइनेटिक एनर्जी वाले पहले निकलने बंद हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक स्टेज पे जैसे जैसे इसके ऊपर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, तो एक स्टेज आएगी कि मोस्ट एनर्जेटिक भी नहीं निकल पाए, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तब स्टॉप होगा जब के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट के इक्वल हो जाएगी, वेयर वी नॉट इज इक्वल टू बेसिकली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि मोस्ट एनर्जेटिक फेल टू इजेक्ट, फेल टू इजेक्ट, है ना। और उसकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो के मैक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली आपके ई वी नॉट के। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप और समझ जाओगे, फिलहाल तो इसको लिखो ऐसे। ठीक है, तो मैं जस्ट इसमें तीन ही फॉर्म लेते हैं। आप देखो कि तीन ही फॉर्मूले इस तरह से हैं कि जब आप इसको लिखोगे आप ऐसे आइंस्टाइन इक्वेशन को, तो सबसे पहले तो आइंस्टाइन इक्वेशन का यही फॉर्म आप लिख दोगे, क्योंकि सब चीजें आप एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन से ही होंगी, है ना। तो आइंस्टाइन इक्वेशन का एक फॉर्म तो आपका ये आ गया, है ना। मतलब इसमें तीन ही फॉर्मूले से सारी चीजें क्या होंगी, एक्सप्लेन होंगी। पहला फॉर्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन का ये फॉर्म आ गया, है ना। आप लिख सकते हो बेसिकली आपकी एच एफ की वैल्यू जो होगी, ओके मैं शो करता हूँ प्रीवियस पेज। फेल टू इजेक्ट, ये आपका हो गया इस तरह से, है ना। यहाँ पे आ गया एच एफ की जो वैल्यू होगी ना, पहला तो आपने लिख दिया वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स हो जाएगा। अब आप एच एफ को ये भी लिख सकते हो, वर्क फंक्शन की जगह पे हम लिख सकते हैं एच एफ नॉट, और के मैक्स की जगह पे हम ईवी नॉट लिख सकते हैं, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि एच एफ तो फोटोन की एनर्जी है, वर्क फंक्शन एच एफ नॉट के इक्वल होता है, और के मैक्स ईवी नॉट के इक्वल होगा। भाई जिस पोटेंशियल पे वो इजेक्ट नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दोनों इक्वलेंट इक्वेशन है, एज पर रिक्वायरमेंट हम दोनों को क्या करेंगे, बेसिकली आपको यूज करेंगे, है ना। तो एक तो दो फॉर्मूला आपके ये हो गए, और दूसरा एक फॉर्मूला फोटो करंट का आ गया, तो भाई इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई एच एफ, है ना, इंटू आप यहाँ पे N2 बाई N1 ले लो, इंटू आपका ये आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोटो करंट, है ना। इसी दो एक्सप्रेशंस के ऊपर पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन भी आ जाता है कई बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर के साथ आ जाएगा,
है ना। मैं सब बताऊंगा, मैग्नेटिज्म में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, तो सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल अटेम्प्ट इट। है ना। अब यहाँ पे आ गया कि अभी तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कुछ इक्वेशंस वगैरह आपने लिख लिया ऐसे। अब यहाँ से आ गया ग्राफिकल रिजल्ट्स, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ग्राफ्स, तो सबसे पहला ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता भी दोगे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करंट वर्सेस, है ना, कि यहाँ पे आप वाई एक्सिस के लॉन्ग फोटो करंट आप ले लो, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटेंसिटी ले लो आप लाइट, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो दोनों का ग्राफ कैसा होना चाहिए, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी का? फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा आना चाहिए? लीनियर। लीनियर होगा। यहाँ से आप देखो कि भाई अगर बाकी चीजें मैं फिक्स कर दूंगी, फोटोन की एनर्जी फिक्स है, एरिया फिक्स है, ये सारी चीजें फिक्स है, यहाँ से आई की जो वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी हो जाएगी ना। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उसका रेट भी ज्यादा होगा, मतलब करंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे ना, ये आपका बढ़ता जाएगा ग्राफ। और ये ध्यान रखना, ये ग्राफ जो है उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए नहीं है ना। ये जो ग्राफ है इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हम बना रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये प्लॉट कर रहे हैं, मतलब ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आता है, क्योंकि अब आप फॉर्मूला जानते हो तो ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो करंट का वेरिएशन इंटेंसिटी के साथ कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका लीनियर। तो फर्स्ट ग्राफ तो आपका आ गया करंट वर्सेस इंटेंसिटी, है ना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, है ना। सेकेंड ग्राफ आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो करंट। ऑन फोटो करंट, तो फोटो करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं एक्सपेरिमेंटली अगर प्लॉट करूं, मुझे कोई फॉर्मूला अगर नहीं पता है, तो ग्राफ ये कुछ ऐसा आ जाता है कि भाई यहाँ पे आप उसके बेसिस पे आप प्लॉट कर रहे हो, है ना, कि भाई भाई वाई एक्सिस के लॉन्ग आप ले लो फोटो करंट, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी डिसाइड करेगी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग ग्राफ आ जाता है कि इसको अगर मैं बिना किसी लॉ को जाने या किसी फॉर्मूले के एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करूं, एमीटर की रीडिंग देख के और पोटेंशियल चेंज कर करके, तो ये जो ग्राफ होता है वो आपका जस्ट ऐसा आ जाता है, ये ऐसा, हाँ, कि जो ग्राफ होगा इसका नेचर आपका ऐसा है ना। तो आप देखो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज आ गई ना। सरप्राइजिंग चीज में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो, सबसे पहले आप ये देखो कि नॉर्मली कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना भी है तो भी करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब भी करंट है आपकी। तो ये कैसे हो सकता है कि फोटो करंट जीरो है फिर भी करंट है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, फिर भी इसमें करंट हो सकता है, करंट हो जाएगा अपनी एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हो रहा है तो वो दूसरी साइड। ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के होते हैं ना। तो जैसे मैं एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना आप इसे, कि जैसे मैंने बोला किसी केस में इफ 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पर सेकेंड, मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे बहुत इजेक्ट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट पर सेकेंड, कि 10 इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल गए, तो 5 अपने आप भी तो पहुंच सकते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस की क्या जरूरत है? भाई जो एक्सपेरिमेंट था, अगर आप इसमें बैटरी वैटरी ना भी लगाओ तो जो एनर्जेटिक होंगे वो अपने आप पहुंच जाएंगे कलेक्टर तक, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको ये सपोर्ट करेगा। तो इसके हो सकता है 10 पर सेकंड निकले तो 5 अपनी एनर्जी से पहुंच जाए, तो अगर अपनी एनर्जी से पहुंच जाएंगे तो उसकी वजह से करंट होगी, है ना, कि उसकी वजह से क्या होगा, इसलिए आपकी इस केस में करंट होगी। तो इवन इफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो भी करंट होता है। लेकिन अब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, है ना, तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स पर सेकंड, तो पहला स्टेज आ गया इफ 5 reach collector by their own energy, ओन एनर्जी, जस्ट एग्जांपल है, इसके जो 5 हैं अपनी एनर्जी से ही वहां पहुंच गए,
है ना। लेकिन आप बढ़ाना शुरू करोगे, जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा ना, तो अब 6 पहुंच जाएंगे, 7 पहुंच जाएंगे, 8 पहुंच जाएंगे। लेकिन जब 10 पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि भाई 10 निकले थे, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच गए, तो उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो आफ्टर सम टाइम्स आप पोटेंशियल जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, यहाँ पे करंट एक कांस्टेंट हो जाती है ना। और इसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, आईएस। है ना, कि आईएस जो होता है ये आपका सैचुरेशन करंट होता है, सैचुरेशन करंट। है ना, कि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, पहले अपनी एनर्जी से 5 पहुंच गए, अगर आपने बढ़ाते गए पोटेंशियल तो हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो ये तो आ गया कि एक सैचुरेशन करंट आ जाएगी, उसके बाद एमीटर की रेटिंग कांस्टेंट हो जाएगी, वही इलेक्ट्रॉन फिर सर्किट में घूमते रहेंगे बार बार सेम रेट से पर सेकंड, तो उसकी सैचुरेशन करंट कांस्टेंट आ गई। अब ये देखो मैंने पोटेंशियल नेगेटिव किया है ना, तो नेगेटिव करने पे जब देखो फोटो करंट कम हो रही है, और एक नेगेटिव पोटेंशियल पे जीरो भी हो जा रहा है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि जो ये नेगेटिव पोटेंशियल का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दी मैंने। हाँ उल्टी कर दी। बिल्कुल सही है कि बैटरी की पोलैरिटी मैंने क्या कर दिया, इसलिए आपकी इस केस में रिवर्स कर दिया। हाँ, अपोजिट इलेक्ट्रॉन, सही बोल रहे हो कि बैटरी की जो पोलैरिटी थी वो मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दी है ना। कि इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, आप अगर उल्टा लगा दो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर राइटवर्ड लग जाएगी, तो फोर्स इसको अपोज करेगा ना। तो जो 5 अपनी एनर्जी से पहुंच रहे थे, अब उसको अपोज करना शुरू करेगा। अगर बैटरी की पोलैरिटी में नेगेटिव कर दूं तो हो सकता है कि 5 में से सिर्फ 3 ही पहुंचे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देगा। है ना, कि हो सकता है 5 में से सिर्फ 3 ही पहुंचे, तो 3 पहुंचेंगे तो करंट कुछ कम हो गई, 2 पहुंचे और कम हो गई। एक स्टेज आएगा जब कोई करंट होगी ही नहीं, करंट जीरो हो जाएगी, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक फेल टू रीच द कलेक्टर। तो वही पोटेंशियल तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, कि जिस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू पे मोस्ट एनर्जेटिक फेल टू रीच द कलेक्टर प्लेट, दैट पोटेंशियल इज नोन एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। है ना, तो ये ग्राफ आप जानना किस तरह से मैंने प्लॉट किया। तो इसमें वी नॉट जो होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। है ना, यहाँ पे जो वी नॉट है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, कि वी नॉट जो है दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की थोड़ा सा मैं अच्छे से डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है। चलो ये आपका है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल at which most energetic electron, इसकी kinetic एनर्जी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन फेल टू रीच कलेक्टर। है ना, कि मोस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाया। है ना, एंड करंट फोटो करंट बिकम जीरो, फोटो करंट बिकम्स जीरो। है ना, इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो आपका के मैक्स की वैल्यू जो होगी वो ईवी नॉट के इक्वल हो जाएगी। है ना, कि भाई जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे मैक्सिमम वाला नहीं पहुंच पाया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वो पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना। तो अभी तो हम 2 ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, और भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी 2 कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी तक की थ्योरी थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन करता हूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ इस पर। ये सॉल्व कर लो जरा सा। हाँ, एक चीज है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है फाइव, दिस इज एच एफ, वी कैन राइट इट एस सी बाई लैम्डा ऑल्सो, है ना। और जो एस सी की वैल्यू होती है, वैसे तो प्लैंक कांस्टेंट और सी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आ जाएगा, वैसे एस सी की वैल्यू आप ये याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑमस्ट्रॉम में होती है, या एस सी की वैल्यू 1240 होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, है ना। जूल वाली वैल्यू तो हम पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन ये यूजफुल ज्यादा होती है। ओके, अभी मैं शो करता हूँ, पहले क्वेश्चन कर लो, देन आई विल शो द लास्ट पेज। इसको सॉल्व कर लो। ये मिली वॉट है, मिली वॉट है, इतना नैनोमीटर सोर्स है, और जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है, तो फोटो करंट कितनी होगी सर्किट में। ये एस सी की वैल्यू ध्यान रखना, वैसे तो प्लैंक कांस्टेंट और सी से मल्टीप्लाई करके कुछ डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑमस्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होता है। आप आज आपकी क्लास 10:20 तक ही चलेगी, है ना, कुछ ऐसा अर्जेंट है तो आई विल लीव 10 मिनट बिफोर टुडे। इस क्वेश्चन के बाद बाकी दो ग्राफ और भी पढ़ लेते हैं, तो आपका ग्राफ नहीं, ग्राफ इसमें और भी है, सही, पहले कर लेते हैं फिर ग्राफ पे आते हैं।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे आपका कैलकुलेशन में इंटेंगल्ड हो रहा है आप लोग, वैसे आ जाएगा। हाँ पीयूष है और आंसर है एब्सोल्युटली ऑलराइट, सही किया आपने। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कुछ नहीं है, इसका आंसर सही आ गया वैसे तो। भाई सीधे फॉर्मूला लिख लो, बाकी तो हम काम कर ही चुके हैं। भाई फोटो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोटो करंट का फॉर्मूला होता है आई ए बाई एच एफ। एच एफ को हम एस सी बाई लेमडा बोल सकते हैं, है ना। इंटू अभी आपने पढ़ा एन टू बाई एन वन इंटू ई, है ना। तो इसलिए आई और ए कम आपको 663 मिली वॉट पावर ही तो दिया हुआ है, मतलब आई और ए की जगह पे इतना वॉट आप पुट कर दो, ये आपका हो गया 663। इंटू आपका मिली था तो 10 पावर -3 लिख दिया, भाई एस सी बाई लेमडा। लेमडा किस में दिया हुआ है? नैनोमीटर में। तो यहाँ पे एस सी आपका ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना है, वो बताऊंगा आपको मैं। भाई यहाँ से आप लिख दोगे 1240 बाई लैम्डा, है ना। लैम्डा लिखेंगे तो बेसिकली आपका 540 नैनोमीटर आ जाएगा ये आपका। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक है कि जो ऊपर वाली चीज आई है पावर, वो तो जूल पर सेकंड में आया है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो आती है इससे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो ऐसा नहीं चल सकता ना, ऊपर जूल पर सेकंड है नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल होता है। हाँ तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आई है एस सी बाई लेमडा से, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो ये आपका जूल में आ जाएगा। हाँ ये एनर्जी किस में आ जाएगी? बेसिकली आपकी जूल में। आप सही है कि ऊपर पावर जूल पर सेकंड था, तो यहाँ भी जूल में एनर्जी लिखनी चाहिए थी। तो जो भी आपका एस सी बाई लेमडा आया था, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इससे देखो कुछ कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। हाँ इंटू एन टू बाई एम वन। एन टू इसने बोला है कि सिर्फ एक निकलता है 5 × 10⁻⁹ इंसिडेंट फोटोन से, तो एन टू की वैल्यू तो एन हो गई, इसके लिए इंसिडेंट कितने हो रहे हैं? 5 × 10⁻⁹, है ना। तो एन टू बाई एन वन भी आपने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला ई जो आपने कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था, और यहाँ पे जो करंट के लिए यूज किया था, ये दोनों ई कैंसिल हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो इससे आपका जो करंट आएगा वो एम्पियर में आ जाएगा, कितने एम्पियर करंट होगा। तो वो कन्वर्जन ध्यान रखना कि भाई हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्जन यूज होता है। कई क्वेश्चंस में इसकी वजह से गलती होती है कि कन्वर्जन आपको करना है इसमें, है ना। तो इससे आपका जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है वो ये है, और आया भी है। दिस इज 5.76 इंटू 10⁻⁻, आपका हाँ 10⁻⁻11 एम्पियर है, हाँ तो 10⁻⁻11 एम्पियर यहाँ पे सकते हैं। हाँ तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिससे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकूं। लास्ट में मैं पेज शो कर दूंगा, डोंट वरी, फिर आप देख लेना। क्या पता वो क्वेश्चन मैंने ट्रांसफर किया नहीं किया। हाँ, वो ट्रांसफर नहीं किया क्वेश्चन मैंने। ये तो कर ही चुके हैं। चलो कोई नहीं, वो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं, मेरे पास अभी वो क्वेश्चन है नहीं। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे इसके ऊपर आए हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम। पहले आप आसान थोड़ा सा कर लो, इसको सॉल्व कर लो।
सारे आइंस्टाइन इक्वेशन सही होंगे। हाँ, पीयूष जैन, लक्ष्य, योर आंसर इज करेक्ट। जी एडवांस में 2 क्वेश्चंस के ऊपर बड़े अच्छे आए हुए हैं। कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसे हम, तब तक थोड़ा सा आप एक्सपर्ट भी हो जाओगे इसके, मजा आ जाएगा उस वो 2 क्वेश्चंस में। हाँ आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही बता रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना है, आइंस्टाइन इक्वेशन लगाना आपने। आइंस्टाइन इक्वेशन ये तो बोलता है कि भाई एच एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 प्लस के मैक्स या ईवी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। तो एच एफ की जगह पे वी कैन राइट एच सी बाई लैम्डा। वर्क फंक्शन को आप ऐसे छोड़ दो, आपको ईवी नॉट तो निकालना ही है ना। तो एच सी बाई लैम्डा में आपको पता है कि ये ऑनस्टॉर्म में है, तो बात 12,400 पुट कर देंगे। हाँ निहाल सही आपका, 12,400 पुट कर देंगे, और लैम्डा आपका 5,000 है ही। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, क्योंकि वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। प्लस यहाँ से ईवी नॉट आ जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से ईवी नॉट की जो वैल्यू आएगी ना, वो आपकी आ जाएगी, है ना। ईवी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 0.58 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो के मैक्स है, इसको ईवी नॉट या के मैक्स आप लिख दो, इसकी जो के मैक्स होगी, है ना। तो के मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपको 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और यही चीज ईवी नॉट के इक्वल होता है। तो इसने पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो ई तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी 0.58 आ जाएगी वोल्ट। तो आपका आ गया, आइंस्टाइन इक्वेशन आपने यूज कर लिया, है ना, कि वी हैव यूज्ड द आइंस्टाइन इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, फिर ऑफ करता हूँ मीटिंग में। कहाँ से, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
सही है, कर लोगे आप लोग, है ना, सबका सही आया होगा मुझे लगता है जो आंसर है। सही है, पीयूष झा, निहाल एंड कार्तिकेय, सही है, सही आंसर है। इसमें भी आइंस्टाइन क्वेश्चन तो लगाना आपने, भाई सीधे आप ये लगा लो, आपको रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है। तो पहले आपका 1 था, वर्क फंक्शन तो 0.5 है, पहले काइनेटिक एनर्जी K1 ले लो आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फिर आपने इसको 2.5 कर दिया, ये आपका आ गया 0.5, वर्क फंक्शन तो सेम ही है, प्लस आपका K2 काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो यहाँ से K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो K1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 0.5 आ जाएगी, और यहाँ से K2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 2 आ जाएगी, तो यहाँ से K1 और K2 का रेशियो निकाल लो, तो K1 का K2 का रेशियो ये हो जाएगा आपका, तो 1/4 आ गया, है ना, 1/4 आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो जरा सा, स्पीड का निकालना है। हाँ 1/4 ये आ गया, है ना, कि ये रेशियो कितना आ गया, इसलिए आपका आ गया। अब आपको मैक्सिमम स्पीड का बताना है, मैक्सिमम स्पीड का इसी का अंडर रूट तो हो जाएगा, यस सर। सी ऑप्शन आ जाएगा, 1/2। बिल्कुल सही है, V1/V2 की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगी, तो मीन्स 1/2 आंसर आ जाएगा। चलो आज तो आसान चीजें की हमने, है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, बस थोड़ा सा इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आ जाना आप। तो बाकी ग्राफ कर लेंगे, और इसका वो जो हायर लेवल के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका ये बहुत आसान सा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अभी थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। सर लास्ट गेम दिखा दो प्लीज। अभी स्लाइड से दिखा रहा हूँ। हाँ आज भेजूंगा बेटा मैं, पीयूष शाह, आप असाइनमेंट सीट आज भेजूंगा मैं आपको, डोंट वरी, और टाइमिंग्स भी बता दूंगा कब डाउट होंगे उसके। ये लिखना था क्या बेटा आपने, हाँ सर। सर व्हाट सर फेल्स टू रीच के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे, फेल टू रीच कलेक्टर ओके सर। एंड फोटो करंट बिकम्स 0। थैंक यू सर। बाय बाय।